एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2 एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है जिसमें हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। पहले हम जान लेते हैं कि ये एक्ट इनेक्ट कब हुआ। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट है 25 अप्रैल 1872। इस दिन प्रेसिडेंट ने इस पे अपना एसेंट दिया था। तो नेक्स्ट डेट है एनफोर्समेंट डे, ये लागू कब हुआ था। तो एनफोर्समेंट डेट है इसकी 1 सितंबर 1872। एक्सटेंट ये अब पूरे इंडिया पे लागू होता है। तो हमारी पहली डेफिनेशन है प्रपोजल, जो कि दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज ए में। तो प्रपोजल होता क्या है गाइस, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। तो ए अपना एक घर सेल करना चाहता है, मान लो फॉर 500 रुपीज़, जस्ट एन एग्जांपल। 500 रुपये में ये अपना घर सेल करना चाहता है। तो ए एक ऑफ़र देता है बी को कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ फॉर 500 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है ये हो जाएगी कंसीडरेशन, और ये पूरा जो उसकी विलिंगनेस है अपने घर को सेल करने की, ये बन जाएगा प्रपोजल और ऑफर टू सेल हाउस टू बी। बी है पार्टी नंबर 2। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी प्रपोजल की। एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन अ पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtain the assent of the other, he is said to make a proposal। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉमिस की। तो एक प्रपोजल प्रॉमिस कब बनता है। अब प्रपोजल तो चला गया बी के पास। अब बी जब अपनी एसेंट देगा, बी बोलेगा यस आई वांट टू बाय योर हाउस फॉर ₹500। तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे प्रपोजल किसको दिया गया था, बी को। सिग्निफाइज इज एसेंट। एसेंट होता है कि बी ने अपनी मंजूरी दे दी। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। बी ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। तो जब उसने एक्सेप्ट किया, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। आई होप आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि द प्रपोजल, द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। जो यहाँ पे एग्जाम्पल में ए है, जिसने प्रपोजल दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉमिसर। और जिसने ये एक्सेप्ट किया है उसको बोलेंगे हम प्रॉमिसी, जो हमारी एग्जाम्पल में है बी। ठीक है, तो हमारी ये डेफिनेशन सी भी कवर होगी। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन abstain from doing, does abstain or promise to do something, such act abstain or promise is called consideration for promise। तो कंसिडरेशन क्या होता है, कोई अमाउंट या फिर कोई एक्ट जिसकी वजह से हमारा प्रॉमिस एक्सेप्ट हुआ है। जैसे कि हमारी एग्जांपल में जो घर की प्राइस था वो है 500 रुपीज़। तो ये 500 रुपीज़ क्या है, हमारा कंसिडरेशन, जो कि मूव होता है फ्रॉम द प्रॉमिसर टू प्रॉमिसी। ओके, और कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 2 क्लॉज ई। एवरी प्रॉमिस एंड every set of promise forming consideration for each other is an agreement। अब हम समझेंगे एग्रीमेंट कब होता है। पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलो, तो एग्रीमेंट क्या होता है, ए ने प्रॉमिस किया बी से, बी ने अपना एसेंट दिया, तो ये बन गया प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट।
कि दोनों ने अग्री किया है कोई काम करने के लिए या फिर ना करने के लिए। ठीक है, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है 2 क्लॉज F जो बोलती है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो इसका सिंपल मीनिंग है जब दो पार्टीज प्रॉमिस खेलती है, जैसे ए ने प्रॉमिस किया कि मैं अपना घर सेल करूँगा 500 रुपये में, बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरा घर खरीदूँगा फॉर 500 रुपीज़। तो ये दोनों प्रॉमिस क्या बन जाएंगे? रेसिप्रोकल promises। सिंपल। द नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड। अभी कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, डैट इज़ एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। अब जो चीज़ें जिसमें अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट्स कभी भी एनफोर्स नहीं होते, तो वो बन जाते हैं वॉइड। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है गाइस, अगर एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर वो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं हो रहा तो वो वॉइड बन जाएगा। सिंपल। हमारी नेक्स्ट तो गाइस हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 2 क्लॉज आई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने बी से एक डॉग लिया और उसने बी ने प्रॉमिस किया कि ये डॉग जो है वो गोल्डन रिट्रीवर है, लेकिन जब वो डॉग छोटा था तो ए के लिए कंफर्म करना मुश्किल था कि उस डॉग की ब्रीड कौन सी है। बट जैसे ही वो डॉग बड़ा हुआ तो ए को पता चला कि वो एक गोल्डन रिट्रीवर नहीं है, वो एक मिक्स ब्रीड है। तो जब उन दोनों में एग्रीमेंट हुआ इनिशियली तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट जैसे ही ए को पता चलता है कि ये एक मिक्स ब्रीड है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल होते हैं, जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होते हैं, वैलिड होते हैं, बट बाद में जाके जो वैलिड नहीं रहते वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन है क्लॉज 2J कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम वॉइड। अब ये इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं इसमें। आप एग्जांपल समझ लो कि आज की डेट में पेन सेल करना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब लीगली एनफोर्सेबल है, आप ब्लू पेन सेल कर सकते हो। बट थोड़े दिन बाद कोई ऐसा लॉ होता है कि आप पेन सेल नहीं कर सकते, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है कि अब लॉ के द्वारा पेन सेल करना लीगल नहीं रहा है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। जिस कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉ की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं होते, वो भी बन जाते हैं हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हम एक सिंपल से फॉर्मूला से इसको ख़त्म करते हैं। तो पहले देखो, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये बन जाता है हमारा प्रॉमिस। जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो वो बन जाएगा हमारा एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल हो, एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।